फ्रांस की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एफएल स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है, जिसमें 4 से 6 लाख तक आपको माहाना स्टाइपेंड दिया जाएगा और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें हर चीज फ्री है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आज इस स्कॉलरशिप की डिटेल के बारे में हम बात करेंगे, तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज फिर एक नई स्कॉलरशिप के साथ, इसका नाम एफएल स्कॉलरशिप है। काफी मैसेजेस आ रहे थे, काफी कमेंट्स भी मैंने पढ़े इस स्कॉलरशिप के बारे में, तो सोचा कि सभी के लिए एक मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूं, जिस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स कौन से हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और इसमें प्रोग्राम्स कौन से हैं और अप्लाई किस तरह से हम कर सकते हैं और इसकी डेडलाइंस क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बेनिफिट्स से। तो इस स्कॉलरशिप में जो स्टाइपेंड था, पहले मास्टर्स के लिए जो स्टाइपेंड था वो 1100 यूरोस तक था और पीएचडी के लिए जो स्टाइपेंड था वो था 1280 यूरोस तक। लेकिन इस साल 2026 के कैटलॉग में इस स्कॉलरशिप के लिए 1200 रुपये मास्टर्स के लिए स्टाइपेंड है और पीएचडी वालों के लिए 2100 यूरोस स्टाइपेंड है, जो कि तकरीबन 4 से 6.5 लाख से भी ऊपर के बनते हैं। इस स्कॉलरशिप में हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कवर्ड होगी, जो कि यूरोप में काफ़ी महंगा इलाज होता है और काफ़ी स्कॉलरशिप्स में हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड नहीं होती, लेकिन इस स्कॉलरशिप में हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जाती है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा आपको ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। ट्रेवल अलाउंस के अलावा आप कहीं पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करते हैं तो उसके लिए भी आपको अलाउंस दिया जाएगा। दूसरी खास बात जो इस स्कॉलरशिप पे है कि अगर आप सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपको उसका भी एक अलाउंस दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप में ट्यूशन फीस कवर्ड नहीं होती, मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि फ्रांस की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में या तो यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस है ही नहीं, और अगर है भी तो बहुत कम है, इवन कि आप अपने स्टाइपेंड में से भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस में वैसे काफी कंट्रीज में स्टडी वीजा पे जॉब अलाउ नहीं होती। स्कॉलरशिप पे आप हफ्ते में 20 घंटे जॉब कर सकते हैं, यानी कि आप अगर चाहें तो अपने स्टाइपेंड को सेव करके अपनी जॉब से भी आप यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकते हैं। के बाद हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए ये है कि आपके पास यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करता है और हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको जो जर्नल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं उसमें पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट मैंडेटरी होता है हर स्कॉलरशिप के लिए। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसी तरह से आपको मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर्स की डिग्री चाहिए होगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स के साथ आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिटेल एक सीवी होनी चाहिए, क्योंकि आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं तो यूरोप पास सीवी मैं रिकमेंड करूंगा। यूरोप पास सीवी कैसे बनती है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। यूरोप पास सीवी आप बनाएंगे और उसमें आप अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं, आपने जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप वो सब मेंशन करेंगे, और उसके अलावा आपकी जो रिसर्च प्रोफाइल है, आपने कुछ टेक्निक्स सीखी हैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान, जॉब वर्क के दौरान, तो आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और थोड़ा सा साइंटिफिक टच देने की कोशिश करेंगे या रिसर्च टच देने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च टूल सीखे हैं, पीएसएस हो गया या एंडनोड हो गया, या इसी तरह से आपको एनसीबीआई या जो भी आपके टूल्स रिसर्च में जो यूज होते हैं वो आपको आते हैं तो आप जरूर मेंशन करेंगे। और उसके अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आपने यूनिवर्सिटी में सीखी हैं या आपने कुछ यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल्स किए हैं तो वो भी आपने सीवी में मेंशन करने हैं। सीवी आपने बहुत अट्रैक्टिव बनानी है। लेटर ऑफ मोटिवेशन या जिसको मोटिवेशनल लेटर कहते हैं वो आपका रिक्वायर्ड होगा, वो आपको चाहिए होगा। उसके अलावा आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे, कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के हों। बेहतर होगा कि यूनिवर्सिटी से आप रिकमेंडेशन लेटर लें तो वेल एंड गुड, वरना एक यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए और एक अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं आपको अपनी जॉब इंस्टीट्यूशन से एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि दोनों रिकमेंडेशन लेटर आपकी जो में आपके जो टीचर होते हैं आप उनसे लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, और कम से कम उनका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए अगर आपको कोई रिकमेंडेशन लेटर दे रहा है तो। रिकमेंडेशन लेटर्स के बाद आपको आइल्स चाहिए होगा। काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं 90% जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपने आइल्स देना होगा और आइल्स काफी यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी है। प्रोग्राम्स में हम जाते हैं तो प्रोग्राम्स में जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि M1 और M2 प्रोग्राम होते हैं। M1 जो प्रोग्राम होता है उसमें आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है और उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे आपको पहुंचाया जाता है।
M2 जो प्रोग्राम है वो एडवांस प्रोग्राम होता है और वो 2 इयर्स का मास्टर्स होता है, जिसमें आपको डायरेक्टली एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है। लेकिन आप वहां पे जाके बेसिक्स से स्टार्ट करें तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर कि आपको बेसिक्स में आप बहुत एक्सीलेंट हैं तो ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स में बेसिक्स में बहुत लो है या इंटरमीडिएट है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि फ्रांस की यूनिवर्सिटीज में बेसिक जाके पहले आप पढ़ें और उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाएं, क्योंकि स्टाइपेंड आपको मास्टर्स और पीएचडी के लिए सेम होगा। आइदर आप मास्टर्स में एडवांस लेवल से स्टार्ट करते हैं या आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप M1 से स्टार्ट करते हैं या M2 से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं कि प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें फर्दर बायोलॉजी और हेल्थ की कैटेगरीज आ जाती है, और दूसरे नंबर पे इकोलॉजी और ट्रांजिशन की कैटेगरी आ जाती है, और तीसरे नंबर पे डिजिटल साइंसेज आ जाता है, और चौथे नंबर पे इंजीनियरिंग आ जाती है। मैं ये क्लियर करता जाऊं कि काफी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो हैं 3 इयर्स का है और उनकी स्कॉलरशिप भी 3 साल की है, और काफी ऐसे मेडिकल के कुछ प्रोग्राम हैं जिनकी 3 साल की मास्टर्स है, और कुछ मेडिकल के ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जिनकी 2 इयर्स की मास्टर्स है। दूसरी कैटेगरी ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंसेज है, जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन आ जाता है। उसके अलावा लॉ एंड पॉलिटिकल साइंसेज आ जाती हैं, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट आ जाती है। अब ये 2 कैटेगरीज हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। अब इसमें फर्दर कैटेगरीज हैं, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी एंड हेल्थ है, तो इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें आपको फर्दर दूसरे मेजर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, क्लिनिकल लेबोरेटरी हो गया। इस तरह से आपको स्पेशल मेजर सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो अब हम हाउ टू अप्लाई पे जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिसमें आपको पता चलेगा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रांस की जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज एफिल स्कॉलरशिप में आ जाती हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटीज पे अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे तो सेपरेटिवली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेपरेटली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फीस होती है या यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी होती है वो वेरी कर सकती है। और फ्रांस में एक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम भी है। अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी वो तकरीबन PKR 35,000 के आपकी फीस बनेगी। डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट्स भी वेरी हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी की जो फीस होगी वो भी वेरी हो जाएगी। वंस आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आप यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करेंगे और उनको आप ईमेल करेंगे कि वो आपके बिहाफ पे एफिल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, क्योंकि एफिल स्कॉलरशिप के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। इस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है वही यूनिवर्सिटी आपके लिए एफिल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेगी। और इसकी डेडलाइंस के बारे में बात करें तो 1 अक्टूबर से इसकी एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, जिसकी डेडलाइन 8 जनवरी 2026 तक है। 8 जनवरी 2026 तक आप अपनी एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं, और इस दौरान अगर आपने आइल्स नहीं दिया तो आप आइल्स भी दे सकते हैं। काफी टाइम पड़ा है 8 जनवरी में जो कि डेडलाइन है। उसके अलावा अगर आप 8 जनवरी तक अप्लाई कर लेते हैं तो मिड अप्रैल तक जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाता है। तब ना सिर्फ आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है बल्कि जो आपके स्कॉलरशिप की जो अवार्ड है, स्कॉलरशिप अवार्ड है, वो भी आपको पता चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि ऑफिशियल लिंक्स जो मैं शेयर करता हूँ वो आप तक पहुँचती रहें। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो काइंडली आप कमेंट्स के थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।